मित्रों नमस्कार। नमस्कार। थ्रू लिटरेरी लेंस के इस भाग में हम आपका स्वागत करते हैं। जी हाँ, एक नया उपन्यास। जी विनोद जी, आप लाए हैं आज एक नया उपन्यास। जी बिल्कुल, और ये उपन्यास अपने आप में विचित्र है। विचित्र इन द सेंस कि बिल्कुल नए विषय वस्तु के साथ आया है। नाम ही कुछ अलग है जी। देह कुठरिया। देह कोठरिया। देह हमारा शरीर, ये कुठरिया है, कोठरी है। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आध्यात्म में तो कहा ही जाता है, फिलोसॉफिकली तो कहा ही जाता है कि इसमें हम निवास करते हैं फिर चले जाते हैं। लेकिन इस उपन्यास में जया जाधवानी जी ने, हिंदी की चर्चित जी कहानीकारा, और हमने पहले भी इन पर चर्चा की है, खरगोश, आपको अगर याद होगा जी, तो खरगोश इनका उपन्यास। कवित्री हैं, छत्तीसगढ़ से वाबस्ता है जी। और बहुत इनके नॉवेल्स, कहानियां आई हैं। तत्वमसी के लिए वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं। तत्वमसी उनका उपन्यास है राजेश जी। अच्छा विनोद बहुत जी, ही तो सुंदर है। आप कभी लाए नहीं इस महफिल में? जी बिल्कुल, हम उसे भी ले आएंगे अपने श्रोताओं के लिए। तत्वमसी मेरे हिसाब से एक मास्टरपीस उपन्यास है, तो उस पर भी कभी बात होगी जी। लेकिन आज बात होगी देह कुठरिया पर। जी तो ये देह कुठरिया जो शीर्षक ही है, जैसा मैंने शुरुआत भी की विनोद जी, जी तो ये देह कुठरिया से मतलब ये क्या विषय वस्तु है इस उपन्यास की? कैसे हमारी देह एक कुठरिया बन जाती है? जी बिल्कुल, आपने सही प्रश्न पूछा है। और इस उपन्यास का जो केंद्र बिंदु है वह है हमारी देह के भीतर एक द्वंद्व है। वो द्वंद्व ऐसा है कि हम मानते हैं कि हमारे देह के भीतर एक आत्मा रहती है, किंतु देह या तो एक पुरुष होती है या तो एक स्त्री होती है। जी। यदि किसी की देह न संपूर्ण रूप से पुरुष हो और न संपूर्ण रूप से स्त्री हो तो उस कोठरिया में एक द्वंद्व उत्पन्न होता है। और वो द्वंद्व केवल जिस्मानी यानी शारीरिक नहीं है, बल्कि वो द्वंद्व एक साइकोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक द्वंद्व भी है। तो इस उपन्यास के अंतर्गत जया जाधवानी जी, जिन्हें हम ट्रांसजेंडर या हिंदी में हिजड़ा कहते हैं जी, उनकी जिंदगी पर आधारित ये उपन्यास है। और ट्रांसजेंडर, जैसे कि आप पता है कि ना तो वो ऐसा होता है कि पुरुष का देह होता है और उसकी सारी मानसिकता एक स्त्री की होती है, या स्त्री का देह होता है किंतु उसकी सारी मानसिकता, हाव भाव, व्यवहार वो एक पुरुष जैसा होता है। मतलब शारीरिक संरचना जो है जी, वो मान लीजिए पुरुष की होगी, सारे अंग, जननांग भी बिल्कुल पुरुष के होंगे, दाढ़ी मूछ भी होगी, बिल्कुल, लेकिन अंदर से वो स्त्री होगी। अंदर से वो स्त्री होगी, अंदर से मानसिक रूप से वो लड़की अनुभव करेगी। जी बिल्कुल, ऑल द फेमिनिन क्वालिटीज आर देयर इस प्रकार के पुरुषों में। और इसी तरह उल्टा देह स्त्री की होगी, सारे अंग प्रत्यंग स्त्री के होंगे। इसलिए सोशलाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम आता है। यदि वो पुरुष है लेकिन उसके हाव भाव स्त्री के हैं, उसकी आदतें सारी स्त्री की हैं, उसको सिसी कह देते हैं, सिसी कह देते हैं, तो परिवार उसको स्वीकार करने में बड़ी कठिनाई महसूस करता है। और इस नावल की अगर मैं बात करूं तो ये कहानी चालू होते रवि नाम का एक ट्रांसजेंडर है, और उसे पहले तो पता नहीं चलता बचपन में, लेकिन उसे अपने बहनों के साथ खेलना अच्छा लगता है, गुड्डे गुड़ियों का खेल अच्छा लगता है, फ्रॉक पहनना अच्छा लगता है। शुरू में तो ये अच्छा लग भी सकता है, लेकिन 10, 12, 13, 14 साल के बाद बिल्कुल, और उसको बहनें भी बड़ी स्वीकार करती हैं। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, 11-12 साल तक आते आते बहनें उससे कतराने लगती हैं, क्योंकि बहनें भी जवान हो चुकी हैं। उन्हें पता चल चुका है कि एक पुरुष और स्त्री के बीच क्या भेद होता है। अब वो रवि बोलता है कि मुझे बहनें अपने साथ क्यों नहीं लेती? पहले तो बड़ी सहजता के साथ मुझे अपने साथ रख लेती थी, खेलने कूदने देती थी, लेकिन अब ये बहनें भी मुझसे कतराती हैं। और धीरे धीरे पड़ोस के बच्चों को भी पता चल जाता है कि रवि है तो लड़का, किंतु उसकी सारे हाव भाव, विचार, व्यवहार वो एक स्त्री का है, तो वो भी कहीं ना कहीं दबी जुबान से उसे चिढ़ाने लगते हैं। तो पहले तो रवि को समझ में नहीं आता कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। मैं लड़कों के साथ भाग दौड़ क्यों नहीं कर सकता, उसी प्रकार से लड़कियों को ताक झांक नहीं कर सकता, लड़कियों की तरफ देख करके मुझे लड़कियां अच्छी नहीं लगती, लड़कियां देखता हूं तो मन में कोई भी एक उमंग नहीं आती, बल्कि मैं लड़कों को देख करके बड़ा ही उद्वेलित हो जाता हूँ, एक्साइटेड हो जाता हूँ। तो इस प्रकार का जो द्वंद्व है उसके अंदर एक, उसे पहले तो समझ में नहीं आता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि इस प्रकार का ट्रांसजेंडर की कोई कैटेगरी भी होती है, श्रेणी हमारी मानसिकता में, हमारी संकल्पना में है ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे उसको लगता है कि नहीं, मैं लड़कों के प्रति ही आकर्षित हूँ,
और उसके पड़ोस का एक लड़का होता है निखिल, उसके साथ उसकी बहुत अच्छी बनती है। अच्छा। और बहुत उसके घर आना जाना है। निखिल के भी माँ बाप उससे स्वीकार करते हैं कि बहुत अच्छा दोस्त मिल गया। किंतु एक बार वो फिल्म पर जाते हैं निखिल और उसका भाई और रवि। रवि बोलता है चलो फिल्म में देखने में कोई दिक्कत नहीं है। निखिल बोलता है कि मेरे घर में अलाउड नहीं है, पता चल जाएगा कि हम एडल्ट फिल्म देखने गए थे तो बहुत मुझे मार पड़ेगी। लेकिन रवि उसको जबरदस्ती ले जाता है और उन दोनों दोस्तों के बीच में कहासुनी होती है। फिल्म आधे में छोड़ करके निखिल चला आता है। अच्छा। बस वो छोटी सी घटना है वैसे, लेकिन पता नहीं निखिल को क्या किसने कहा नहीं कहा, ये रवि के साथ मित्रता तोड़ देता है और ये पहला बहुत बड़ा मानसिक आघात रवि के मन पर लगता है। कई दिनों तक, वर्षों तक वो निखिल को भूल नहीं पाता, क्योंकि रवि मानसिक रूप से एक लड़की है जी। और उसका संवेदनशील है। हाँ, निखिल उसका प्रथम प्रेम है, इसलिए वो कभी उसको भूल नहीं पाता। और भी उसके आगे लोग मिलते हैं, मित्र मिलते हैं, लेकिन निखिल होता है। और आगे ये कैसे हुआ, या एक मैं कहूँगा कि संयोग था या किस्मत थी। निखिल बीमार हो जाता है, घर से चला जाता है, उस पर केस हो जाता है और एक दिन निखिल का फोन आता है, रवि को होटल में बुलाता है और पूरी रात निखिल रवि के साथ बिताता है। अच्छा। और उनका शारीरिक संबंध भी होता है और रवि को उसमें संपूर्णता का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि जैसे अपना प्रेम किसी लड़की को मिल जाए तो उससे अधिक कोई भी आनंद की बात नहीं होती है। और रवि के जीवन का वो अत्यंत आनंद का क्षण होता है जब वो निखिल के साथ मिलता है और उसे पता है कि शायद इसके बाद कभी निखिल नहीं मिलेगा। और इससे पहले निखिल बीमार हो जाता है, रवि उसके हॉस्पिटल जाके बैठता है, दिन रात उसकी सेवा करता है। लेकिन उस रवि को लगता है कि निखिल को शायद उसकी सेवा याद आ गई और उसने रवि को बुला भेजा और एक रात के लिए उसे स्वीकार कर लिया। ये भी अपने आप में एक, तो ये प्रेमी प्रेमिका जैसे संबंध बिल्कुल हम कह सकते हैं बिल्कुल कि इनमें स्थापित होते हैं जी। जाहिरी तौर पे इसको होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं, माना जाएगा, कहते हैं। पर इसमें यह है कि मानसिक स्थिति जो है रवि की वो एक प्रेमिका की स्थिति है। बिल्कुल। और निखिल है तो प्रेमी के रूप में उसको वो पाना चाहता है रवि। हाँ, है ना। निखिल कितना पाना चाहता है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन कम से कम वो उसको बुलाता है और प्रेम करने देता है। इसमें ही रवि जी खुश है। हाँ। और इससे पहले कि हम और बात करें, पहले तो हम जया जादवानी जी को हम बधाई देना चाहेंगे। बिल्कुल, ये विषय वस्तु जो चुना है, थीम जो है जी, ये बड़ा ही अनछुआ सा पहलू है एक जिंदगी का। कई लोग तो विनोद जी मानेंगे भी नहीं कि ये ऐसा कोई पहलू जिंदगी का हो भी सकता है। और कमाल की बात है कि उन्होंने साहित्य में एक पूरा उपन्यास इन ट्रांसजेंडर के जीवन को दर्शाते हुए लिखा है। तो इस प्रकार से ये जो ट्रांसजेंडर है उनको भी साहित्यिक लिटरेरी स्पेस मिला है। मैं कहूँगा ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, जीवन केवल स्त्री पुरुष का प्रेम ही तो नहीं बिल्कुल। तो ये इस तरह का प्रेम या इस तरह का जीवन का जो ये पक्ष है, मैं तो कहूँगा जीवन के पक्ष नहीं, ये जीवन ही है। बिल्कुल। तो ये इसको साहित्य में लाना, ये अपने आप में बड़ी ही एक अनोखी उपलब्धि जया जी की है। और दोस्त जी, हम जया जी से व्यक्तिगत रूप से भी उन्हें जानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो उन्होंने हमें कहा कि ये नॉवेल केवल कल्पना के आधार पर नहीं लिखा गया। उन्होंने बाकायदा जो है जिसका नाम यहाँ रवि है, चाहे उसका वास्तविक जिंदगी में कोई भी नाम हो, उनसे बहुत लंबी बातचीत की है जया जी ने और हिजड़ों के जीवन के अलग अलग पक्षों को बहुत ही बारीकी से उन्होंने समझा है और उसके बाद उसको नॉवेल की शक्ल दी गई है। तो ये जो मेहनत है जया जी का, जो होमवर्क है जिसको मैं कहूँ, जिस तरह से रॉ मटेरियल उन्होंने बटोरा है इस उपन्यास के लिए, ये वाकई काबिल तारीफ है। क्योंकि जनरली लेखक क्या है, अपनी आइवरी चेयर में बैठे होते हैं जी, अपने किले में महदूद होते हैं और वहीं से लिखने की कोशिश करते हैं जीवन के अलग अलग बातों को लेकर। इसलिए ऑथेंटिसिटी दिखती है जी, जो हिजड़ों के जीवन के अलग अलग पक्ष हैं, जिस प्रकार से उनका बैकआउट होता है, फैमिली में भी बैकआउट होता है, लोग उनसे नफरत करते हैं, कहीं भी समाज में जाते हैं तो उनको हीन भावना से देखा जाता है। उस वक्त उन हिजड़ों के मनस्थिति कैसी होती है, उसका जो वर्णन जया जी ने कहा, मैं कहता हूँ ये बिना उनसे बातचीत किए हुए इस प्रकार से संभव नहीं है। बिल्कुल। तो वो प्रामाणिकता लाने के लिए अपने उपन्यास में जी, तो वो जाती हैं, बात करती हैं, बिल्कुल, है ना, और उनके जीवन को समझती हैं
केवल बाहरी पक्ष नहीं, बल्कि उनका मनोवैज्ञानिक पक्ष, उनकी मानसिकता, उनके विचार उस समय क्या, उनकी संवेदनाएं क्या होती हैं। और एक और बात है कि बहुत बार हमको ऐसा लगता है कि शायद वो स्त्री या पुरुष नहीं है, तो उनके मन में प्रेम के प्रति शायद कोई भावना ही नहीं होगी, किसी के प्रति आकर्षण नहीं होगा। ऐसा मुझे भी लगता था कि वो, क्योंकि हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है जब आप प्रेम करते हैं, इसलिए स्पेशली सेक्सुअलिटी में। किंतु यहाँ पर सेक्स से आगे बढ़कर के हर एक ट्रांसजेंडर के मन में एक अदम्य इच्छा है प्रेम को प्राप्त करने की, स्वीकृति और की, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है इस उपन्यास का। बिल्कुल, जैसे है घर द्वारा, परिवार द्वारा जो अस्वीकार किए जाते हैं, तो कहीं न कहीं जीवन भर उनके मन में ये प्यास, जो प्रेम पिपासा है, वो भड़कती रहती है। और ये प्रेम पिपासा ही उनका भटकाव का कारण भी है। और रवि को धीरे धीरे पता चलता है कि रायपुर में एक ऐसी जगह है जहाँ शाम 6-7 बजे के बाद उसी के प्रकार के लोग, ट्रांसजेंडर्स, इकट्ठा आते हैं, 2-4 घंटे बिताते हैं, और वहाँ उसको बाय चांस एक व्यक्ति मिलता है जो खुद स्वयं ट्रांसजेंडर है, उसे ले जाता है और सारे समूह से परिचित करवाता है। और वहाँ जाने के बाद ही फील्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, और अपनत्व की भावना लगती है। उसे लगता है कि हम सब एक दूसरे को समझते हैं, कोई तो है जो मेरे प्रॉब्लम्स, मेरा दर्द, मेरा दुख, मेरी खुशी समझता है, इसलिए वहाँ जाना चालू करता है। हालांकि ये समाज ऐसा है कि इन हिजड़ों को भी अपनी वासना का शिकार बनाने से नहीं चूकता। और वहाँ मोटरसाइकिल पर, कार में लड़के आते जाते रहते हैं, नौजवान, और ये यहाँ पर जो आते हैं उनमें से बहुतांश शारीरिक रूप से पुरुष हैं, किंतु मानसिक रूप से वो लड़कियां हैं। तो इसलिए ये जो लड़के आते हैं वो इन ट्रांसजेंडर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं शारीरिक रूप से। और वो बिल्कुल, जय जी ने उसका भी बड़ा खुला वर्णन किया है कि किस प्रकार से ये लोग उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं। तो रवि को और उनके मित्रों को ये एक्सप्लॉइटेशन बुरा भी लगता है, कहीं कहीं अच्छा भी लगता है कि कोई तो लोग हैं, चाहे एक्सप्लॉइटेटिव टेंडेंसी से सही, उनके लिए आते हैं, ये देखिए कितनी बड़ी बात है। जी बिल्कुल, इंसान की जो प्रेम पिपासा है वो इतनी उदात्त है, इतनी बड़ी है कि चाहे शोषण ही सही, बिल्कुल, पर कोई तो है कि जो मानता है कि हम हैं, हमारा भी कोई अस्तित्व है। शोषण की कीमत पर भी स्वीकृति मिले, जैसे कहती हैं, तो मिलने वो स्वीकार्य है। तो कितनी बड़ी बात है देखा जाए तो। बिल्कुल। और 2-4 और भी कहानियां जया जी ने इसको सब प्लॉट्स करके बताई हैं, किंतु कहती हैं कि सभी हिजड़ों की कहानी एक जैसी होती है। धीरे धीरे परिवार उनसे दूर हो जाता है, और इतना ही नहीं, बहुत सारे परिवार तो उनको घर से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने खानदान की इज्जत का ख्याल रखता है। उनको सड़कों पर, गलियों में भीख मांगते हुए अपनी जिंदगी बितानी पड़ती है। कहीं कहीं वो नौकरी करने चले जाते हैं, और जैसे ही मालिक को पता चलता है कि वो ना तो लड़का है ना तो लड़की है, उसे वहां से भी खदेड़ दिया जाता है। इस प्रकार की उनके जीवन में आर्थिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक समस्या है। ये भी अपने आप पर है। एक तो आर्थिक दृष्टि से उन्हें कहीं स्थिरता नहीं मिलती, और मानसिक दृष्टि से, प्रेम के दृष्टि से कोई प्रेम करने वाला उनको नहीं मिलता। तो इस प्रकार के उनके जीवन की जो पीड़ा है, उस पीड़ा का दर्शन हमें इस उपन्यास के माध्यम से होता है। और फिर जो कानूनी स्वीकृति मिली, जो अनुच्छेद 377 है भारतीय दंड संहिता का, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया है, बिल्कुल, उसका बहुत ही, मैं कहूँगा कि एक वास्तविक वर्णन इस उपन्यास के कई पन्नों में हम दिखाई देता है। बहुत विस्तार से जया जी उस बात को उठाती हैं कि 377 जब लीगलाइज होता है तो किस प्रकार का समारोह होता है रायपुर के अंतर्गत। वहाँ बहुत सारे हिजड़े आते हैं जो ट्रांसजेंडर होते हैं, जो पुरुष होते हैं, सर्जरी करा के अपने आप को महिला बनाते हैं। जैसे उस संगठन की एक प्रमुख है जो कि विद्या है, पहले वो लड़का हुआ करती थी, लेकिन उन्हें ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाया और बाकी सर्जरी करा के हार्मोन थेरापी लेके अब वो विद्या है, और बहुत ही खूबसूरत महिला है। वो सारा इस हिजड़ों के कल्याण के लिए एक संस्था चलाती हैं। क्योंकि मानसिक रूप से महिला थी तो शारीरिक रूप से भी महिला बन गई, शारीरिक रूप से महिला बन गई। और वहां पर मंत्री संतरी सारे आते हैं, किस प्रकार के भाषण होते हैं, इनके कल्याण की, इनके विकास की बातचीत की जाती है। वो बहुत ही मतलब एकदम वास्तविकता का उन्होंने यहाँ पर जो है ना वर्णन, वास्तविकता के साथ वर्णन किया है, जिन्हें किया है। और अगर मैं कलात्मक मैं वही आपसे पूछ रहा था विनोद जी कि ये जो मतलब कला पक्ष जो है इस उपन्यास का, आप कहाँ तक इस बात को उचित समझते हैं एज इट इज वर्णन? हाँ, बहुत बार कहीं स्पेशली ये जो समारोह वाली बात है ना, जिस तरीके से जया जी ने जिस विस्तार से किया है,
तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कला पक्ष यहाँ थोड़ा सा कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आफ्टर ऑल हम इसको एक उपन्यास की तरह देखें, बिल्कुल, हम इसको एक सोशोलॉजिकल ट्रेटाइजेस नहीं देख रहे हैं। एक सामाजिक दस्तावेज, ठीक है, वो भी रोल एक प्ले करती है कला, लेकिन हमें एक जो उपन्यास है उसको सामाजिक दस्तावेज की तरह अगर ना देखें बनाएं, तो इस बात को ठीक है उन्होंने उठाया, इसको कम्पैक्ट करना था, कम शब्दों में, कम पेजेस में अगर इसको बात को रखती और थोड़ा सा कलात्मक ढंग से पेश किया जाता, उसको एक नेपथ्य में लेकर के, बैकग्राउंड में लेकर के उसका सिर्फ परिणाम दिखा दिया जाता, तो मुझे लगता है कि कलात्मक पक्ष अधिक मजबूत होता। कि वही बात है, कहीं जैसे तस्लीमा नसरीन जी ने जो लज्जा में तो वही कमजोरी है। कई बार वो समाचार पत्रों से जो समाचार हैं, बिल्कुल वो जैसे कि तैसे वहां ऐसा लगता है छपे हैं। बिल्कुल। तो इस जो उपन्यास की जो यूएसपी है वो यह है कि हिजड़ों के जीवन को साहित्य का अंग बनाया गया, उनके जीवन, वास्तविक जीवन पर एक संपूर्ण उपन्यास लिखा गया और उसको बहुत हद तक उन्होंने कलात्मक भी बनाया है। बहुत जगह पर उनके जो अलग अलग वाक्य आते हैं वो पूरे दर्शन के साथ भरे हुए हैं, क्योंकि जया जी के पास एक दार्शनिक दृष्टि भी है। वो तो तत्वमसी जो है उनका, वो तो जब है उस पर बात होगी। तो दार्शनिक दृष्टि जो है उसकी झलक हमें यहाँ वहाँ इस नावल में भी मिलती है, किंतु वास्तविकता को चित्रित करने का मोह शायद जया जी संवरण नहीं कर पाई है कहीं कहीं, और इसलिए थोड़ा सा कला पक्ष ढीला होता हुआ दिखाई देता है राजेश जी। इसके बावजूद भी ये उपन्यास बहुत सारे लोगों के लिए एक नई विषय वस्तु लाता है, और नई विषय वस्तु नहीं लाता। जैसे कि हम मानते हैं कि किसी भी कलाकृति की जो सफलता होती है वो इसमें होती है कि वो चीज पढ़ने के बाद यदि आपके चेतना को एक नया आयाम मिल जाए, चेतना के नए आयाम खुलते हैं, कॉन्शियसनेस रेजर, कॉन्शियसनेस रेजर्स कहते हैं। तो डेफिनेटली वंस यू गो थ्रू दिस नॉवेल यू विल फील दैट दिस इज सर्टेनली अ कॉन्शियसनेस रेजर, and that is why this novel is successful one। और उसके बाद कहानी जो अंजाम पर पहुंचती है विनोद जी, तो उसमें कहानी भी अंजाम बड़ी खूबसूरती से पहुंचती है। देखा जाए तो जो विद्या है, अब फोकस यहाँ से बदल जाता है थोड़ा सा। अच्छा। अभी तक फोकस रवि पर था। रवि के बचपन को देखा, रवि का जो वहाँ एक समूह से मुलाकात हो जाती है उसका भी काफी बड़ा वर्णन है, और रवि किस प्रकार से धीरे धीरे आगे चल करके वो एमए हो जाता है और वो पेंटिंग सीखने चला जाता है। वहाँ एक थोड़ी सी और एक डाइवर्शन हमें डाइग्रेशन जिसे कहते हैं, डाइग्रेशन हमें दिखाई देता है कि एक अन्य महिला से, हालांकि वो विवाहित महिला है, उनके साथ रवि का स्नेहमय संबंध हो जाता है। अच्छा। और रवि उसके घर भी जाता है। ये बहुआयामी बनाता है, ये जो प्रेम की जो हमने कहा ना, प्रेम पिपासा है, तो ये न केवल लैंगिक है बल्कि मानवीय जो है। अब ये एक जो एक महिला है जिनके साथ रवि का बहुत ही अच्छा लगाव है, और ये भावनात्मक लगाव है, वहाँ कोई भी सेक्स की बात नहीं है। रवि को बड़ी प्रसन्नता होती है कि कोई महिला एक ट्रांसजेंडर को इतना स्नेह करे, इतना प्रेम दे, और रवि ने अपनी पहचान छुपाई नहीं है, वो उसे बताता है कि वो एक ट्रांसजेंडर है। इसके बावजूद भी उस महिला को रवि के साथ संवाद करते हुए, गुफ्तगू करते हुए उस प्रेम में आनंद की अनुभूति होती है, और इससे रवि को एक संतुष्टि का अनुभव होता है। ये बहुत बड़ी बात है। जी, ये सबसे बड़ी बात है। हालांकि जाहिरी तौर पर देखा जाए तो महिला और पुरुष का संबंध हुआ है, लेकिन है वो पुरुष नहीं, क्योंकि मानसिक रूप से महिला है। इसलिए वहां कोई सेक्सुअल एक्सपेक्ट नहीं है। अच्छा। तो इस प्रकार से भी, यानी कहने का भाव फिर से ये हो जाता है कि ट्रांसजेंडर के अंतर्गत एक प्रेम प्राप्त करने की जो इच्छा है, वो इच्छा उन्हें भटकाती है, मूलतः मानवीय इच्छा है। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि विद्या ट्रांसजेंडर अपना जेंडर बदलवा लेती हैं, और वो एक अभी संपूर्ण महिला बन गई है, क्योंकि मानसिक रूप से वो पहले भी महिला थी। और वो एक व्यक्ति, मतलब ये क्या रवि है जो फिर विद्या का नाम ले लेते हैं या नहीं? रवि नहीं है। अच्छा। ये विद्या अलग है। जी। रवि अभी सोच रहे हैं जी। वो कहते हैं कि मुझे अभी कुछ घर की जिम्मेदारियां हैं, छोटा भाई है और कुछ पिताजी के दुकान पर देखना है, संभालना है, तो मैं भी अपना जेंडर बदलाऊंगा। अच्छा, और सपना है। रवि से रवीना बन जाऊंगा। किंतु विद्या बन चुकी है। अच्छा। हमें ये दिखाया जाता है कि ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी ये करवा चुके हैं काम। हालांकि जया जी बताती है कि इस प्रकार की सर्जरी कोई आसान नहीं है, एक तो बहुत महंगी है और आसान नहीं है, वो हार्मोन थेरापी लेनी पड़ती है, ब्रेस्ट इम्प्लांट करने पड़ते हैं, और शायद उसके बाद भी आप जो है वो माँ नहीं बन सकती। जी, माँ नहीं बन सकती। वो एक क्वेश्चन सीधा आता है। उसमें कहते हैं कि आप सेक्स को तो एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आप बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी या ट्रांसजेंडर वुमन बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। हाँ जी। तो ये एक है। अब ये विद्या एक और ट्रांसजेंडर मैन है,
जो पहले वुमन था, अब सर्जरी कराने के बाद वो मैन बना है, और उससे उनका लगाव हो जाता है। लगाव ही नहीं होता, बल्कि विद्या उससे विवाह करने वाली है, ऐसा दिखाया जाता है। तो मतलब दोनों ने रोल बदल लिए जी। जो शारीरिक रूप से थे, जो मानसिक रूप से थे, वही बन गए शारीरिक रूप से। बिल्कुल। और फिर आपस में वो विवाह करने की सोचते हैं। तो संघर्ष ये है, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि मैं पुरुष हूँ लेकिन स्त्री जैसा क्यों महसूस कर रहा हूँ, या मैं स्त्री हूँ पुरुष जैसा क्यों महसूस कर सकती हूँ। ये तो पहले तो पता ही नहीं चलता। पर विनोद जी, आप एक मनोवैज्ञानिक भी हैं जी, आप क्या सोचते हैं इसका कारण क्या हो सकता है ऐसी चीज का? या फिर ये कहें कि आत्मा शरीर पुरुष का है, आत्मा स्त्री की, या शरीर स्त्री का है, आत्मा पुरुष की? नहीं, इस प्रकार का मैं मेटाफिजिकल ओपिनियन लेने के पक्ष में नहीं हूँ। मुझे लगता है कि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, इसका सीधा सीधा संबंध आपके हार्मोन्स के साथ है। आपके अंदर अगर पुरुष हार्मोन ज्यादा है तो आप पुरुष हैं, अगर स्त्री हार्मोन ज्यादा है तो आप स्त्री हैं। कहीं के हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर सीधी भाषा में कहें, सरल भाषा में कहें, तो हार्मोनल इम्बैलेंस है। आप वो हार्मोन जो बायोलॉजिकली डिटरमाइन करते हैं आपको, वो तो पुरुष के हैं, लेकिन जो आपको एक पुरुष बनाते हैं साइकोलॉजिकली, वो हार्मोन आपके कमजोर है, वहाँ स्त्री का हार्मोन आ गए। मतलब बाकी शरीर तो पुरुष का बन गया, तो बायोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली फीमेल मन है या ब्रेन है जी, वो नहीं बन पाया पुरुष जैसा या स्त्री जैसा जी। तो आप कहीं बीच में अटक के रह गए, त्रिशंकु जैसी हालत हुई। त्रिशंकु जैसी हालत हो, असमंजस हो जाता है, क्योंकि समाज आपको पुरुष समझता है, और पुरुष से जो अपेक्षाएं की जाती हैं वो अपेक्षाएं आपसे भी की जाती हैं, परिवार भी करता है, समाज भी करता है। क्योंकि भाई देखिए, बच्चा जब पैदा होता है तो हम उसका ब्रेन तो नहीं देखते, हम उसके अंग देखते हैं। तो अंग से हम लड़का है या लड़की है ये सोचते हैं। बिल्कुल। और जब आप टीनेज में आ जाते हैं तो उस समय हार्मोन्स का रोल है, तो तब तक तो ठीक है, पता ही नहीं चलता। लेकिन जब आप टीनेज में आ जाते हैं, आप पुरुष हैं लेकिन आपको पुरुषों जैसा फील नहीं होता, आप लड़कियों के प्रति आकर्षित नहीं होते, आप आकर्षित हैं पुरुषों के प्रति, तो ये बड़ी असमंजस की चीज हो जाती है। जी विनोद जी, बिल्कुल। ये तो मतलब है तो शारीरिक संरचना, हार्मोन्स की घटना बढ़ना है, पर कहीं ना कहीं इंसान को ऐसे त्रिशंकु जैसी। कल ही मैं एक लेख पढ़ रहा था जिसमें ये था कि होते तो इंसान है लेकिन मन से उनको लगता है कि मैं भेड़िया हूँ, या किसी को मन से लगता है मैं भालू हूँ, किसी को मन से लगता है मैं टाइगर हूँ, और वैसा व्यवहार भी कभी कभी यदा अकदा वो करते रहते हैं। और इसमें एक और भी बताया कि अलग अलग प्रकार की मनोचेतना जी हम में होती है दूसरे को स्नेह करने की। उसमें एक ऐसा भी बताया गया कि कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, उनका एक वर्ड भी जय जी ने कहा है, मैं भूल रहा हूँ, कि उनको किसी के पैर अच्छे लगते हैं। हाँ बिल्कुल। वो पैरों को पूजा करते हैं, वो पैरों को प्रेम करते हैं, वो पैरों को बिल्कुल छूते हैं, चूमते हैं। तो वो ऐसा भी एक व्यक्ति रवि को मिलता है, पैराफेलिया। वो बोलता है कि आपने मेरे पर एहसान किया। रवि बोलता है मैंने क्या एहसान किया? बोले आप हमारी दुविधा नहीं समझ सकते, हमें किसी के सिर्फ पैर अच्छे लगते हैं, अब किसको जाके बोले कि आपके पैरों को हम प्रेम करना चाहते हैं। तो बड़ी विचित्र सी स्थिति हो जाती है ये। और आपके पाँव राजकुमार कहते हैं जी बाकी बाकी हाँ, तो पैरों का पैराफेलिया होगा। तो ऐसा भी होता है। तो आप किस चीज को, किस व्यक्ति को, पैराफेलिया से ये मत समझिएगा केवल पैरों पर ही कॉन्सेंट्रेटेड है, किसी के बाकी कोई चीज भी अच्छी लगती है, किसी के कपड़े, किसी का नाखून, नेल्स, किसी के बाल। जी तो बिल्कुल। तो हमारा जो मन है वो बड़ा रहस्यमय से भरा हुआ। हम लोग क्यों नॉर्मलाइज करना चाहते हैं कि जो लड़के हैं वो लड़कियों को चाहें, लड़कियां लड़कों के चाहें? ऐसा क्यों? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये डाइवर्सिटी जो है, ये जो जेंडर डाइवर्सिटी, सेक्सुअल डाइवर्सिटी, वी मस्ट एक्सेप्ट एंड एडमिट इट कि इट इज अ रियलिटी। ना उम्र की सीमा होना, जन्म का हो बंधन, तो ये जन्म का बंधन, वही जेंडर का बंधन, ये सब बंधन, ये जन्म के बंधन है। बिल्कुल तो, है ना? तो ये एक बहुत ही खूबसूरत और अलग एक, पर ये जो कहानी समाप्त होती है वो दो दूसरे पात्रों के व्यवहार पर होती है, जबकि रवि अभी सपने ही देख रहा है। थोड़ा सा जो एक यूनिटी में बोलूंगा कि लिटरली कहीं वास्तववाद की बात है कि जीवन में कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने विद्या जी से भी बात की और रवि से भी बात करी, और दोनों को वो उपन्यास का हिस्सा बनाने का प्रयास कर रही है। थोड़ा कला का जो सिंथेसिस है वो थोड़ा, अगर मुझे ऐसा लगता है कि रवि को ही हम विद्या के रूप में अगर परिवर्तित ट्रांसजेंडर बन, मुझे तो पहले ऐसा ही लगा जैसा है ना, और वही रवि जो है वो एक वुमन बन जाता और किसी से प्रेम करता, शादी करता। तो एक ही व्यक्ति की कहानी अगर चलती तो शायद एक यूनिटी की जो हम एक अपेक्षा करते हैं नॉवेल में, वो अधिक मुखरित होती। ठीक है, जीवन में नहीं होती यूनिटी कई बार, ये सही बात है, लेकिन हम कला में ला सकते हैं। कि कला जीवन पर आधारित जरूर है, लेकिन कला जीवन को प्रदर्शित नहीं कर सकती। तो ये थोड़ा सा कहीं मुझे लगता है, फिर भी इस प्रकार का नॉवेल लिखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और बहुत
तो सफल नावल है और बहुत एक नए चेतना के आयाम खोलने वाला नावल है। इसलिए हम जया जी को दिल के गहराइयों से बधाइयां देंगे कि नवनवीन विषय वो ले आती हैं अपने उपन्यासों में। और जया जी स्वयं कहती हैं कि किसी भी नए कलाकृति में आपको पहले वाली जया नहीं दिखती। ओके, तो ये डायनामिज्म जो है, ये डायनामिज्म जो है, बिल्कुल। और बहुत बार ऐसा होता नहीं है, बहुत सारे लोग 10-15 नावल लिखते हैं, लेकिन उसी ढर्रे पे चलते हैं। और जया जी हर नावल में एक नया दृष्टिकोण और नई स्टाइल भी ले आती हैं। क्या बात है। तो ये कमाल की बात है, शैली और विषय दोनों उनके लिए हर उपन्यास में नया होता है। मुझे लगता है यही जया जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको बहुत बहुत बधाई जया जी। और सुनने वालों से हम अपील करेंगे, कोठे कोठड़िया आप जरूर पढ़ें, महसूस करें कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके जीवन में इतनी गहन पीड़ा भी है। बिल्कुल। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और रचना के साथ। तब तक आप देखते रहिएगा थ्रू लिटरेरी लेंस।